AF59 हिंदी। आधे दिन पहले हीरा टेलीपोर्टेशन गेट से लड़खड़ाते हुए बाहर आई। उसके घुटने कमजोर महसूस हो रहे थे। भावनाओं का मिश्रण उसके सिर पर टूट पड़ा, जिससे वह गिर पड़ी और उसके पेट की सारी सामग्री उसके सामने खाली हो गई। वह हौंफने और खांसने लगी। उसका सुंदर व्यवहार हर बार तब बिगड़ जाता जब उसे याद आता कि अनारेड वापस नहीं आएगा। काफी देर बाद जब उसकी उबकाइयों से सूखी खांसी के अलावा कुछ नहीं निकला तो वह खड़ी हो गई और अपनी बाह से मुंह पोंछने लगी। यदि इस देवी जैसी महिला की कहानियां लिखने वाले लोग अब उसे देखें तो ये कहना कठिन है कि उनकी प्रतिक्रिया कैसी होगी। हीरा ने उस दुनिया पर नजर डाली जहां वह इस समय थी, लेकिन एक पल बाद उसे साफ हो गया कि इस जगह को दुनिया कहना ही मुश्किल होगा, बल्कि ये तो अंतरिक्ष में बेतरतीब तैरता एक क्षुद्रग्रह था। अगर फोर्स आर्ट्स उसे ठंड से और खासकर भयानक एस्ट्रल विंड फोर्स से न बचा रहा होता तो अब तक उसकी मौत सैकड़ों अलग अलग तरीकों से हो चुकी होती। उसकी उपस्थिति किसी की नज़र से छिपी नहीं थी। यह एक छोटा रिले हब था जिसका स्थान आमतौर पर केवल इनाम के शिकारी और उनके जैसे लोगों को ही पता होता था। इसलिए ये कहा जा सकता है कि उनकी सतर्कता उतनी ही अधिक थी जितनी कि यह आ सकती थी। इसके अलावा क्षुद्रग्रह के छोटे आकार को देखते हुए वे एक दुखी और उल्टी करती हुई सुंदरी को देखने से चूकने में बहुत अक्षम थे। ये हब किसी पेट्रोल पंप जैसा दिखने वाले किसी उपकरण से ज्यादा कुछ नहीं था। ये किस तरह के वाहनों को ईंधन देता था ये बताना मुश्किल था, लेकिन बाहर से देखने पर यह उतना महत्वपूर्ण नहीं लगता था जितना कि वास्तव में था। हीरा लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ी। गुरुत्वाकर्षण में बदलाव से उसे जरा भी मदद नहीं मिली। फिर भी वह एक बौने जैसे आदमी के पास पहुंचने में कामयाब रही जो सो रहा था। नाटा आदमी एक कुर्सी पर लेटा हुआ था, उसका चेहरा अखबार से ढका हुआ था। हीरा के पास आने पर भी उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मुझे कोई संचार माध्यम बताइए, हीरा ने ठंडे स्वर में कहा। बौने जैसा आदमी थोड़ा सा हिल गया। उसकी एक धुंधली आंख उसके फिसलते अखबार की तहों के पीछे से झांक रही थी। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, हीरा ने अपनी उंगली से अंगूठी उतारकर उसकी ओर फेंक दी। ऐसा लग रहा था कि वह आदमी अंततः जाग गया है और उसने बहुत तेजी से हवा में से अंगूठी छीन ली। बिना कुछ कहे उसने अपनी उंगली एक संकरी लकड़ी की कोठरी की ओर घुमाई जिससे बहुत बुरी बदबू आ रही थी। हीरा बिना कुछ बोले लड़खड़ाते हुए उसकी ओर बढ़ी। उसे बदबू की जरा भी परवाह नहीं थी। वो अंदर घुस गई। उसने टॉयलेट में भरी गंदगी की तरफ देखा तक नहीं। उसने ऊपर लग के जंग लगे फोन को उठाया जो मानो हवा से प्रकट हुआ हो। अपनी फुर्तीली उंगलियों से उसने तेजी से नंबर डायल किए। हर पल उसका व्यवहार शांत होता जा रहा था, मानो हर क्लिक किया गया नंबर उसकी आत्मा के एक और हिस्से को सील कर रहा था, उन भावनाओं को जकड़ रहा था जो उसने अभी अभी खुले में बहा दी थी। नमस्ते। ऐसा लग रहा था कि यह अभिवादन है, लेकिन दूसरी ओर से आ रही आवाज यथासंभव दूर की लग रही थी। कमांडर साइथ। आह मिस हीरा, यह आश्चर्य की बात है कि आपने इस बार मुझे सीधे बुलाया है। आखिरकार अपने अधीनस्थों को बरगलाने से थक गई। हीरा ने इस आरोप पर ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी। लगता है क्वाड्रेंट ओवरसियर होने के बावजूद आपके पास काफी समय है। टेरन जैसी छोटी सी दुनिया पर ध्यान देना आपके लिए ठीक नहीं है, क्या आपको नहीं लगता? सामान्यतः ऐसा ही होता, लेकिन उन्हें पृथ्वी के इतने करीब होने का सौभाग्य किसने दिया? क्या तुम्हें यकीन है कि यही एकमात्र कारण है? हीरा ने व्यंग्य किया। या इसका किसी लियोनेल मोरालेस से ज्यादा संबंध है? साइथ की आवाज एक लंबे विराम में चली गई। उसने तुरंत जवाब नहीं दिया, लेकिन जब उसने जवाब दिया तो उसकी आवाज में हड्डियों को कंपा देने वाली ठंडक थी। कभी कभी बहुत ज्यादा जानना अच्छा नहीं होता मिस हेरा। यही कारण है कि पुरुषों को ऐसी महिलाएं पसंद नहीं आती जो अपनी भलाई के लिए बहुत ज्यादा चालाक होती हैं। तो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी बच्ची बनूंगी और उन बातों पर बोलूंगी जो सच हो भी सकती हैं और नहीं भी। मैं तो बस एक औरत हूं। मैं इनमें से किसी भी बात को पक्के तौर पर कैसे जान सकती हूं? हीरा ने उतनी ही बेरुखी से जवाब दिया। सबसे पहले ये सच हो सकता है कि लियोनेल ही वह पहला हीरो है जिसकी हर कोई इतने समय से तलाश कर रहा था। और ये भी सच हो सकता है कि कोई भी इसकी पुष्टि नहीं कर पाया है क्योंकि उसके नियुक्त पर्यवेक्षक ने अपना मुंह बंद रखा है। इसका अर्थ ये हो सकता है कि वह असाधारण रूप से अनुग्रहित है, और इसका अर्थ ये हो सकता है कि इस पर्यवेक्षक के लिए ऐसी जानकारी के लिए कीमत चुकाने के बावजूद प्रलोभन का विरोध करना, कम से कम उच्चतर छठे आयामी विश्व से होना, संभवतः सातवें आयामी विश्व से होना। साइथ चुप हो गया, लेकिन उसकी हथेली के नीचे फोन की हल्की चरमराहट हीरा की नजर से जरा भी नहीं बच पाए।
ये बिल्कुल स्पष्ट था कि साइथ ने पहली बार ऐसा संबंध बनाया था। ये लियोनेल के लिए सातवें आयाम की दुनिया का पक्ष लेने जैसा ही था। ऐसे मामले में कदम रखने के लिए वह उन प्यादों से अलग नहीं था जिनका इस्तेमाल वह अब तक टेरन के मुख्यालय से करता आ रहा था। राजनीति को समझने वाला कोई भी व्यक्ति जानता था कि लियोनेल की उपाधि को गुप्त रखने का उद्देश्य उसे छिपाना नहीं था, बल्कि यह एक मौन चेतावनी थी, अंधेरे में एक छिपी हुई तलवार। शुरू से ही इसका उद्देश्य उपाधि को छिपाना नहीं था, बल्कि यह एक संकेत था कि उसके सिर का एक बाल भी न छुए। तो फिर आप क्या सुझाव दे सकते हैं? साइथ। हेरा के होंठ मुड़ गए, उसकी निगाहों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। कुछ ऐसे अपराध हैं जिनसे कोई भी प्रतिष्ठा आपको बचा नहीं सकती। ये बकवास है और तुम्हें ये पता है, साइथ ने ठंडे स्वर में कहा। अगर तुमने मुझे फिर से बहकाने की कोशिश की तो मैं तुरंत ये कॉल छोड़ दूंगा। हेरा की मुस्कान फीकी नहीं पड़ी। ठीक है, उसने हल्के से कहा। तो फिर ऐसा क्यों? ब्रह्मांड बहुत विशाल है। तुम्हें क्या लगता है हर कोने पर ध्यान देना कितना संभव है? मेरे पास एक निश्चित वेरिएंट इनवैलिड है जो अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचता है। और आपके पास आकाशगंगा के एक छोटे से कोने में एक निश्चित चतुर्थांश का नियंत्रण है। क्यों न हम साझेदारी बना लें? आपके पास ज्यादा विकल्प नहीं है ना? साइथ चुप हो गया। कितनी विडंबना है कि इस कॉल से कुछ ही मिनट पहले वह अपने अधीनस्थों को बलि का बकरा बनाने के बारे में सोच रहे थे, अब वह खुद उनकी जगह पर थे। ये सच था। शील्ड क्रॉस टॉस के उच्च अधिकारी शायद सातवें आयामी विश्व को अपमानित करने की परवाह नहीं करते, लेकिन उसके बारे में क्या? इसे ही वे कर्म कहते हैं। और अब यदि वह बाहर निकलना चाहता है तो उसे इस शेडेविल के साथ समझौता करना होगा। आयना ने आसमान की ओर देखा, उसके चेहरे पर क्रोध की तस्वीर थी। कुछ ही देर में बादलों में टिमटिमाती रोशनियां लियोनेल की एक छवि में बदल गईं। इस छवि में मानो कोई जान ही नहीं थी, मानो ये लियोनेल का चित्रण न होकर उसका प्रतिरूप हो। लेकिन इसमें कोई शक नहीं था कि यह असल में लियोनेल ही था। किसी जादू से यह अनोखी छवि पूरे गोलाकार ग्रह पर दिखाई दे रही थी। ऊपर की ओर एक नज़र ही उसे देखने के लिए पर्याप्त थी। ऐसा महसूस हुआ कि मानो पृथ्वी को वांटेड पोस्टर के बजाय लियोनेल के पापों के लिए कलंकित किया जा रहा है, मानो ऐसे गद्दार से निपटना उनका दायित्व है। लियोनेल ने भी आसमान की ओर देखा। न जाने क्यों, उसका सारा गुस्सा, सारा क्रोध पलक झपकते ही गायब हो गया। मानो वह एक बिल्कुल अलग इंसान हो, भावशून्य होकर आसमान को ऐसे निहार रहा हो जैसे ऊपर दिख रही तस्वीर उसकी न हो। वह काफी देर तक चुपचाप खड़ा रहा। किसी कारण से, नाम सुनने और चेहरा देखने के बावजूद, स्लेयर लीजन के लोग लियोनेल को तुरंत पकड़ने के लिए आगे नहीं बढ़े। ये ठीक होता यदि उन्हें 10,000 किलोग्राम उर्बे अयस्क के मूल्य के बारे में जानकारी न होती, लेकिन वे निश्चित रूप से इसके बारे में जानते थे। चौथे और पांचवें आयामी अरबे अयस्क के लिए कोई रूपांतरण नहीं थे। सीधे शब्दों में कहें तो यहां तक कि अस्तित्व में मौजूद सभी चौथे आयामी अरबे अयस्क को एक साथ मिलाकर एक भी पांचवें आयामी अयस्क नहीं खरीदा जा सकता था। बेशक बातें इतनी बढ़ा चढ़ाकर नहीं कही गई थीं। कुछ ताकतें जरूर थीं जिन्हें एक निश्चित राशि का मूल्य मिल जाता था, लेकिन सभी सबसे शक्तिशाली दुनियाएं कभी भी नीचे की ओर व्यापार नहीं करती। इसका क्या मतलब था? इसका मूलतः मतलब था कि चौथे आयामी खजाने केवल चौथे आयामी अरबे अयस्क से ही खरीदे जा सकते थे, जबकि अगर कोई पांचवें आयामी खजाने चाहता था तो उसे केवल पांचवें आयामी अरबे अयस्क से ही खरीदा जा सकता था। 10,000 किलोग्राम पांचवें आयाम का उर्बे अयस्क क्या दर्शाता था? ये पांचवें आयाम के कई खजानों का प्रतिनिधित्व करता था। सिर्फ कई नहीं, बल्कि कई उच्च श्रेणी के पांचवें आयाम के खजाने। पृथ्वी की सारी प्रतिभा और उन्हें प्राप्त समर्थन के बावजूद उनकी दुनिया में एक भी पांचवें आयाम का खजाना नहीं था। फिर भी इतने प्रलोभन के बावजूद किसी कारणवश उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके चारों ओर एक अदृश्य शक्ति क्षेत्र था जिसे आईना भी नहीं तोड़ सकती थी। वह चुपचाप खड़ा रहा, भावशून्य भाव से आकाश की ओर देखता रहा। उसके खून में क्रोध ठंडा हो गया, उसके दिल की तेज धड़कन धीमी हो गई, उसके दिमाग पर जो क्रोध की इस्पाती पकड़ थी वह खत्म हो गई। क्या यही शक्ति है? लियोनेल ने मन ही मन सोचा। सच चाहे जो भी हो, जो चाहे कहने की आज़ादी, अपने फायदे के लिए अपने से नीचे वालों की मेहनत को कुचल देना, कमजोरों को बेशर्मी से नीचा दिखाना, जीत के चेहरे पर ऐसे व्यंग्य करना मानो उन्हें कुछ करने की चुनौती दे रहे हों। लियोनेल ने कभी भी खुद को छोटा महसूस नहीं किया था और यह विडंबना ही थी कि वह खुद का इतना बड़ा प्रक्षेपण देख रहा था। लियोनेल अचानक हंसने लगा। उस खामोश माहौल में यह वाकई अजीब था।
एक युवक जो पहले से ही ध्यान का केंद्र था, अब और भी ज्यादा ध्यान का केंद्र बन गया। उनकी हंसी एक ओर तो दुख भरी थी, दूसरी ओर आत्महीनता भरी थी, और अंतिम रूप से ऐसी थी मानो उन्हें ये सब सचमुच हास्यास्पद लग रहा हो। ये सही था, भविष्य में इस आकाशगंगा को तबाह कर सकने वाले खतरे को खत्म करने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने के बाद उसका चेहरा वहां देखना पूरी तरह से हास्यास्पद था। आयना ने लियोनेल की तरफ थोड़ी चिंता से देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे दिलासा दे। उसे लग रहा था जैसे लियोनेल की दुनियादारी उसकी आंखों के सामने बिखर रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उन टुकड़ों को फिर से कैसे जोड़े। अगर लियोनेल ने कोई और प्रतिक्रिया दी होती तो उसे ज्यादा अच्छा लगता। अगर उसे कोई परवाह नहीं होती तो उसे भी कोई परवाह नहीं होती। अगर उसे गुस्सा आता तो वह उसकी शिकायत दूर करने के लिए अपनी कुल्हाड़ी उठा लेती। लेकिन इस हंसी पर उसे क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी? शील्ड क्रॉस सितारे। लियोनेल बुदबुदाया, उसकी आवाज कुछ खोखली थी। उसी क्षण आसमान अचानक फट गया। एक काला मंच धीरे धीरे अपनी जगह बनाता हुआ दिखाई दिया। सरसरी निगाह डालने पर वह समुद्र में खड़े किसी सैन्य जहाज जैसा ही लग रहा था, जो लड़ाकू विमानों को उतारने के लिए तैयार था। फर्क बस इतना था कि इस जहाज ने आसमान को अपना पानी समझ लिया था और उसके लड़ाकू विमानों की जगह सैनिकों की कतारें खड़ी थीं। लियोनेल को जो वर्दी कभी बहुत अच्छी लगती थी, अब उसकी नजरों में चित्रों से ज्यादा कुछ नहीं लग रही थी। ऐसी वर्दी को देखते ही उसके पेट में मरोड़ सी उठ रही थी, डर से नहीं बल्कि घृणा से। लियोनेल ने कोई कदम नहीं उठाया। उसे लगा कि इसमें कोई तुक नहीं है। अपने आंशिक रूप से पूर्ण दिव्य कवच के कारण अंतरिक्ष के प्रति उनकी संवेदनशीलता कई गुना बढ़ गई थी। वे समझ सकते थे कि उनकी वास्तविकता की तह किसी अकल्पनीय शक्ति द्वारा पूरी तरह से बंद कर दी गई थी। इसके अलावा दुनिया बहुत बड़ी लग रही थी, जिसमें छिपने के लिए बहुत सारी जगहें थीं, लेकिन लियोनेल को किसी तरह लगा कि पृथ्वी अचानक बहुत छोटी हो गई है। मानो उसके गले में फंदा कस रहा हो, वह बस वहीं खड़ा हंस रहा था। जब तक उसकी हंसी बंद हुई तब तक विशाल हवाई जहाज जिस शून्य से बाहर आया था उससे पूरी तरह बाहर निकल चुका था। सेनापति साइद कमान संभाले हुए थे, उनका चेहरा अब भी उसी पीले शांत रंग का था। वे ऐसे व्यक्ति लग रहे थे जो हमेशा हर काम नियमानुसार करते थे, और उनके पीछे खड़े योद्धा भी यही मानते थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका तथाकथित सम्मानित नेता क्या साजिश रच रहा है। हालांकि ये वह क्षण था जब दुनिया का रंग बदलता हुआ प्रतीत हुआ। भोर के जीवंत रंगों में से केवल काले और सफेद रंग ही शेष रह गए थे। एक गरिमामयी आवाज आसमान में गूंज रही थी। यह आवाज एक ओर प्राचीन और दूसरी ओर ज्ञान से भरी हुई लग रही थी, और साथ ही एक अजय युद्ध देवता की गति भी लिए हुए थी। यह ऐसी आवाज थी जो आत्मा में समा गई, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। मेरे क्षेत्र में प्रवेश करना और मेरे पोते का सिर मांगना वास्तव में कितनी बेशर्मी है। एक हाथ दिखाई दिया। ये कम से कम 10 किलोमीटर ऊंचा और 5 किलोमीटर चौड़ा रहा होगा। यह दुनिया के बचे खुचे रंगों के साथ घूम रहा था, और विशाल उड़ते हुए जहाज के ऊपर ऐसा लग रहा था जैसे कोई देवता ऊपर से उतर रहा हो। धमाका। उड़ता हुआ जहाज कई टुकड़ों में बिखर गया, और जो कुछ बचा था वह उल्कापिंडों की बारिश की तरह नीचे जमीन पर गिर गया। पृथ्वी कोई ऐसी दुनिया नहीं है जिसमें आप अपनी इच्छानुसार प्रवेश कर सकें। बदलाव इतना अचानक था कि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस अचानकता पर कैसी प्रतिक्रिया दे। एक पल में पृथ्वी पर विनाशकारी दबाव मंडरा रहा था, और अगले ही पल मानो किसी रक्षक की गर्माहट ने उसे बहा दिया हो। उन योद्धाओं का जीवन और मृत्यु जो अभी अभी हवाई जहाज पर बहादुरी से सवार हुए थे, पूरी तरह से अज्ञात थे। उन योद्धाओं के अलावा इस प्रश्न का उत्तर केवल सम्राट फॉक्स को ही पता था। हाथ धीरे धीरे आसमान से लुप्त हो गया, लेकिन सम्राट की आवाज नहीं लुप्त हुई, वह बस कुछ क्षण के लिए हवा में लटकी रही। उद्धरण चिन्ह ... लियोनेल, तुम इस बुरे आदमी से काफी समय से बचते रहे हो, क्या तुम्हें नहीं लगता? ये शब्द उन सभी लोगों के मन में गूंजते रहे जिन्होंने इन्हें सुना। लियोनेल खुद भी काफी देर तक हिलता डुलता नहीं था, मानो अपने दादाजी की बातें सुन ही न पा रहा हो। बल्कि उस दिन दूसरी बार भी उसके मन में यही विचार आया। दरअसल इस बार यह विचार उसके मन में और भी जोर से गूंज उठा। क्या यही शक्ति है? लियोनेल को अचानक एक छोटा सा हाथ अपने ऊपर सरकता हुआ महसूस हुआ। इस बार इससे उसकी सारी बेचैनी तो दूर नहीं हुई, लेकिन कम से कम उसे सहारा तो मिल गया। उसकी नजर आसमान से हटकर बगल में खड़ी उस दुबली पतली युवती पर पड़ी। उसकी मौजूदगी ने उसे राहत की सांस लेने के लिए जगह दी।
लियोनेल ने उसका हाथ हल्के से दबाया। छोटा काला सितारा। तभी अचानक एक साया लियोनेल के पास से गुजरा। इससे पहले कि मीन कुछ समझ पाती, उसे वहां एक छेद मिल गया जहां उसका दिल होना चाहिए था। छोटा मिंक चमक उठा, ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वह लियोनेल के कंधे पर खड़ा हो, उसके हाथों में धड़कता हुआ दिल हो। उसने हैरान मीन राशि की ओर देखा, उसके छोटे पंजे टपकते हुए हृदय में गड़ रहे थे। मीन ने भय से ये सब देखा, उसका शरीर स्पष्ट रूप से कांप रहा था। क्यों? मैं ही क्यों? उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ईर्ष्या का एक छोटा सा दौर उसकी इस तरह मौत का कारण बन जाएगा। वह तो बस और मजबूत होना चाहती थी। क्या उसे ऐसी चाहत रखने की इजाजत नहीं थी? विडंबना यह है कि लियोनेल ने इस दुनिया की क्रूरता में अपना योगदान भी जोड़ दिया। लियोनेल और आयना आसमान में उड़ गए, क्षितिज के पार। लेकिन शुरू से आखिर तक एलोरिन ने एक भी कदम नहीं उठाया। लियोनेल से नफरत करने वाले स्लेयर लीजन के दूसरे सदस्य बस गुस्से से देखते रह गए। लेकिन सम्राट का पराक्रम देखकर और यह सुनकर कि वह खास तौर पर लियोनेल की रक्षा के लिए आगे आया है, उनमें से कौन इस वक्त हिलने की हिम्मत करेगा? हालांकि अपनी जेबों के भीतर छिपी एलोरिन की तर्जनी उंगली लगातार हिलती रही तथा उसके विचारों में उस छोटे से मिंट को दो टुकड़ों में काटने का भ्रम बार बार घूमता रहा। तारांकन तारांकन। महल उतना ही भव्य था जितना लियोनेल को याद था। हालांकि वह पहले सिर्फ एक पल के लिए ही उसके सामने आया था, लेकिन यह उसके लिए काफी था कि वह उस पर जो प्रभाव छोड़ा था उसे कभी न भूले। और इस तथ्य के बावजूद कि वह उस समय क्रोधित था, इसने निश्चित रूप से एक भव्य प्रभाव छोड़ा। यदि महल में भारी उपस्थिति न होती तो लियोनेल के लिए इस तथ्य को नजरअंदाज करना अधिक कठिन होता कि नीचे अभी भी युद्ध चल रहा था। बेशक ये लड़ाई उतनी विस्फोटक नहीं थी जितनी लियोनेल के पहली बार इस पर कदम रखने पर थी, और जो कुछ बचा था वह बस छोटी मोटी झड़पें थीं, लेकिन फिर भी यह एक लड़ाई थी। लियोनेल को बिना मदद के एक उंगली भी उठाए उस पर से उड़ जाने का बहुत बुरा लगा। लेकिन कुछ ऐसा था जो उसे समझा रहा था कि इस बार वह अपने दादाजी से मिलने जाने में देरी नहीं कर सकता। हालांकि ऐसा लग रहा था कि सब कुछ पहले ही निपट चुका है, लियोनेल इतना भोला नहीं था कि इस बात पर यकीन कर ले। जैसे ही लियोनेल ने सबसे ऊपरी परत में कदम रखा, उसे लगा जैसे वह एक बिल्कुल नई दुनिया में आ गया हो। नीचे एक दुनिया के लिए युद्ध छिड़ा होने के बावजूद राजधानी का मुख्य केंद्र पूरी तरह से अप्रभावित लग रहा था। ये कहना मुश्किल था कि टेरन का कोई व्यक्ति ऐसी चीज देखकर कैसी प्रतिक्रिया देगा, लेकिन फिर भी संभवतः वे सम्राट फॉक्स द्वारा प्रदर्शित की गई शक्ति के बारे में सोच सोचकर अपना पूरा ध्यान लगा चुके थे। जब लियोनेल महल के सामने उतरा तो उसने देखा कि महल के दरवाजों तक पहुंचने वाली धन संपत्ति से सजी सड़कें योद्धाओं से भरी थीं और हर एक योद्धा एक खतरनाक आभा बिखेर रहा था। ऐसा लग रहा था कि अगर इनमें से सिर्फ 10 पुरुष और महिलाएं भी बाहरी दुनिया की ओर कदम बढ़ा दें तो युद्ध लगभग खत्म हो जाएगा। फिर भी वे सभी यहां खड़े होकर बहादुरी से सम्राट के घर के प्रवेश द्वार की रक्षा कर रहे थे। भव्य दरवाजे के किनारे एक चश्मा पहने आदमी हाथ पीछे बांधे खड़ा था। उसे देखकर लियोनेल के दिमाग में बस एक ही शब्द आया, अनुशासित। उस आदमी की दाढ़ी इतनी साफ सुथरी थी कि लियोनेल उसकी त्वचा की कोमलता को सिर्फ उसकी आंखों से ही महसूस कर सकता था। उसके सफेद सुनहरे बाल शाही अंदाज में सजे हुए थे और उसकी पन्ने जैसी आंखें हीरे से तराशी हुई एक चश्मे के पीछे छिपी हुई थीं। उसकी पोशाक बेदाग थी। होश में होने पर भी लियोनेल को उसके शरीर पर एक भी झुर्री नहीं दिखी। लियोनेल के पास आईना को देखकर उस आदमी की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। लेकिन मानो उसे कोई आदेश मिला हो, उसने उसे नजरअंदाज करने का फैसला किया। बिना कुछ कहे वह महल में घुस गया और लियोनेल और आईना को भव्य हॉल से होते हुए ले गया। शुरू से अंत तक उसके कदम एक जैसे और बिना किसी सेंटीमीटर के विचलन के बराबर और नापतोल कर रखे हुए थे। लियोनेल जैसे व्यक्ति के लिए जो दुनिया को संख्याओं के ढेर के रूप में देखने का आदी था, ये सब हैरान करने वाला था। जल्द ही लियोनेल और आयना को महल की गहराई में ले जाया गया, जहां वे एक अन्य द्वार से होकर गुजरे और खुद को एक अलग ही दुनिया में पाया। चहचहाते पंछी, इंद्रधनुषी रंगों से जगमगाता बहता पानी और हरी भरी हरियाली। पूरा बगीचा मानो जीवन शक्ति से सांस ले रहा था, दुनिया की लय के साथ सांस ले रहा था और छोड़ रहा था। इस बगीचे के बीचों बीच एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिससे लियोनेल अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। नहीं, उसे लगभग ऐसा लग रहा था कि उसे बूढ़ा कहना अनुचित होगा। ये कथित बूढ़ा लियोनेल से भी ज्यादा ऊर्जा से भरपूर था। शाही पिता, मैं उन्हें ले आया हूं। चश्माधारी व्यक्ति ने श्रद्धापूर्वक सिर झुकाया जबकि लियोनेल ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं।
अब जाकर उसे समझ आया कि यह बहुत ही सुसज्जित व्यक्ति उसका चाचा था। लियोनेल चुपचाप अपने दादाजी को देखता रहा। वह पहली बार उस आदमी से मिल रहा था, फिर भी उसे उनके साथ एक तरह का अपनापन सा महसूस हो रहा था। पहले तो लियोनेल को लगा कि यह उसकी स्वप्न शक्ति है जो उसे फिर से यादें दिला रही है, लेकिन कुछ देर बाद उसे समझ आया कि असल में ऐसा नहीं था। स्वप्न शक्ति ने उसकी याददाश्त को लगभग अचूक बना दिया। फिर भी इसके बावजूद उसके सामने वाले व्यक्ति की उसकी यादें धुंधली थीं। लियोनेल को ऐसा कुछ असंभव सा लग रहा था। इस आदमी की मौजूदगी में उसे कैसे भुलाया जा सकता था। उसकी हवा में ऐसा तेज था मानो सूरज से भी ज्यादा चमक रहा हो। ऐसा लग रहा था मानो वह अंतरिक्ष की गहराइयों में भी हो, बिना किसी रोशनी के, फिर भी वह अपनी चमक से जगमगा रहा हो। लियोनेल जितनी देर उसे देखता रहा, सम्राट फॉक्स की सौम्य मुस्कान उतनी ही चमकदार होती गई। हर गुजरते पल के साथ वह और भी संतुष्ट होता जा रहा था। हालांकि लियोनेल के चाचा ने वर्तमान स्थिति पर नाराजगी जताई। सम्राट के सामने बिना कुछ कहे या झुकने की कोशिश किए खड़े रहना, यह कोई छोटी मोटी अनादर की बात नहीं थी। अगर कोई और होता तो राजकुमार बहुत पहले ही भड़क जाता, लेकिन इस बार उसने सिर्फ इसलिए परहेज किया क्योंकि लियोनेल उसका भतीजा था। लेकिन इस वजह से लियोनेल के बारे में उसकी धारणा और भी गिर गई। इस स्थिति में झुकना न केवल एक सम्राट के प्रति सम्मान प्रकट करने का एक तरीका था, बल्कि अपने पूर्ववर्तियों के प्रति भी सम्मान प्रकट करने का एक तरीका था। लेकिन जाहिर है लियोनेल में जरा भी सम्मान नहीं था। हालांकि लियोनेल इतनी दूर तक नहीं सोच रहा था। बात बस इतनी थी कि राजा आर्थर के साथ अपने अनुभव के बाद उसे घुटने टेकने और झुकने से नफरत हो गई थी। इसके अलावा वह अपने इस चाचा जैसी संस्कृति में नहीं पला बड़ा था। लियोनेल ने जिंदगी में एक दिन भी अपने पिता के सामने झुककर प्रणाम नहीं किया था, लेकिन यही वजह थी कि उसने पहले घुटने टेकने या न झुकने को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया था। दरअसल अब भी लियोनेल को घुटने टेकना कोई बड़ी बात नहीं लगती थी। बस उसे इससे थोड़ी सी नफरत हो गई थी, ठीक वैसे ही जैसे किसी को आइसक्रीम का कोई फ्लेवर पसंद नहीं आता। अगर उसे यह पसंद नहीं तो ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी, ठीक वैसे ही जैसे कोई भी अपनी पसंद की आइसक्रीम खाने के लिए अपनी सीमा से बाहर जाने को तैयार नहीं होता। जल्द ही सम्राट फॉक्स की हंसी ने अचानक अजीब माहौल को तोड़ दिया। लगता है तुम अब बड़े हो गए हो। तुम अभी भी थोड़े कमजोर दिमाग के हो, लेकिन इस मामले में तुम्हें कामयाबी से ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए। तुम्हें बस थोड़े से धक्के की जरूरत है। लियोनेल की भौहें तन गईं। इन सब का क्या मतलब था? उसे यकीन नहीं था कि वो सच बोल रहा है या नहीं। क्या वह कमजोर दिमाग का था? खैर, वह इस सवाल का जवाब पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं दे सकता था, लेकिन एक बाहरी व्यक्ति के नजरिए से इसका जवाब निश्चित रूप से हाँ ही था। लियोनेल अभी पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुआ था और शील्ड क्रॉस टॉस के इस तरह उसके पीछे पड़ने पर उसकी प्रतिक्रिया ने इस सच्चाई को और भी स्पष्ट कर दिया। हालांकि इस तथ्य के बावजूद कि उनके सामने ही उनका अपमान किया गया था, लियोनेल ने कोई प्रतिकूल प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। सम्राट फॉक्स की नजर आयना पर पड़ी, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। हालांकि उसने अपना मुखौटा वापस पहन लिया था, फिर भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे पूरी तरह से देखा जा रहा हो। वह खुद को थोड़ा कांपने से नहीं रोक पाए। लियोनेल के हाथ पर उसकी पकड़ और मजबूत होती जा रही थी। इस हरकत से लियोनेल थोड़ा चौंक गया। ऐसा इसलिए नहीं था कि आयना ने बहुत ज्यादा ताकत लगा दी थी, बल्कि इसलिए कि वह लगभग पूरी तरह भूल ही गया था कि आयना उसके साथ है, मानो उसके दादा ही उसकी पूरी दुनिया बन गए हों। सम्राट हंस पड़ा। घबराने की कोई जरूरत नहीं है बच्ची। हालांकि मैं तुम्हारे परिवार के बारे में जानता हूं, लेकिन मुझे ये भी पता है कि तुम भी उन्हें उतना ही बर्बाद होते देखना चाहती हो जितना मैं चाहता हूं। ऐसे में मैं उस युवती के साथ कुछ क्यों करूंगा जिस पर मेरे पोते का दिल आ गया है। किसी कारण से सांत्वना भरे शब्दों के बावजूद लियोनेल के हाथ पर आयना की पकड़ और मजबूत होती गई, मानो वह उसे याद दिलाना चाह रही हो कि वह उसे फिर कभी न भूले। सम्राट फॉक्स ने अपना ध्यान पुनः लियोनेल की ओर मोड़ा। तो आपने शील्ड क्रॉस टॉस को नाराज कर दिया है। लियोनेल कुछ देर चुप रहा, लेकिन आखिर में वह सिर्फ सिर हिला सका। जो कुछ हुआ था उसके लिए यही एकमात्र स्पष्टीकरण था, है ना? सम्राट फॉक्स ने हंसते हुए कहा। शील्ड क्रॉस टॉस के पास वाकई इतनी पूंजी है कि वे मोरालेस कबीले की इच्छाओं को कुछ हद तक नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन मुझे डर है कि उन्होंने ये जानते हुए भी इस स्थिति में कदम नहीं रखा कि वे एक संभावित उत्तराधिकारी का सामना कर रहे हैं। वे अब भी आपको पृथ्वी की एक सामान्य प्रतिभा की तरह ही देख रहे हैं।
हालांकि उन्हें लगता है कि आपने एक बहुत बड़ी संस्था का पक्ष प्राप्त कर लिया है। दुर्भाग्य से उनके इस विश्वास के कारण उनके दृष्टिकोण में कई खामियां रह जाती हैं। लियोनेल की निगाहें थोड़ी चमक उठीं। लगता है आप पहले से ही समझ गए हैं। सम्राट फॉक्स ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। आपकी ताकत छोटी नहीं है, लियोनेल ने अंततः कहा। एक दादा को अपने पोते से ऐसी बातें सुनकर कान से कान तक मुस्कुराना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों है कि मुझे उतनी खुशी नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए। सम्राट फॉक्स के चिढ़ाने वाले शब्द स्पष्ट रूप से लियोनेल के लिए थे। हालांकि लियोनेल के शब्द उसकी प्रशंसा करते प्रतीत हो रहे थे, लेकिन उनमें उदासी और दोषारोपण का भाव था। लेकिन वे ऐसा कैसे न कर सकते थे। सम्राट के शब्दों का लियोनेल के लिए एक स्पष्ट छिपा हुआ अर्थ था। वह कह रहा था कि शील्ड क्रॉसटॉज उससे निपटने के लिए अपने मातहतों को बलि का बकरा बना रहे हैं। जब बात आएगी तो वे बस अपराधी को सौंप देंगे और अपने हाथ साफ कर लेंगे। लेकिन इस दृष्टिकोण को अपनाकर उन्हें अपनी गतिविधियों पर पर्दा डालना पड़ा। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब कुछ भी हो सकता था। ब्रह्मांड के एक छोटे से हिस्से को लियोनेल के बारे में जानकारी देना, या पृथ्वी जैसी कमजोर दुनिया को उसे सौंपने के लिए मजबूर करना। स्पष्टतः दूसरा विकल्प विफल हो चुका था, इसलिए बहुत संभावना है कि वे पहले विकल्प की ओर बढ़ेंगे, ताकि यह भ्रम बना रहे कि ये किसी दुष्ट अधीनस्थ की हरकतें हैं और कुछ नहीं। हालांकि उनके पहले प्रयास में असफल होने का कारण इससे अधिक स्पष्ट नहीं हो सकता था। फॉक्स परिवार जितना उन्होंने शुरू में सोचा था उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था। लेकिन इस सच्चाई ने कमरे में एक और रहस्य छोड़ दिया। एक बार फिर सम्राट फॉक्स के पास अपनी उंगलियों के पोरों पर बहुत ताकत थी, लेकिन वह उन लोगों को एक के बाद एक मरने देने से संतुष्ट था जिन्हें वह बचा सकता था। और इस बार उनमें वे लोग भी शामिल थे जिन्हें लियोनेल कभी अपना मित्र कहता था। लियोनेल के तुरंत जवाब न देने पर बगीचों में फिर से सन्नाटा छा गया। लेकिन यह साफ था कि यह लियोनेल के जवाब न देने की वजह से कम और उसे जवाब देने का तरीका न पता होने की वजह से ज्यादा था। उसके दादाजी ने अभी अभी उसकी जान बचाई थी। इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था, यही सच्चाई थी। क्या किसी ऐसे व्यक्ति के मुंह पर थूकना इतना आसान था जिसने आपके लिए ऐसा कुछ किया हो, खासकर जब आपका व्यक्तित्व लियोनेल जैसा हो? लेकिन उसी समय लियोनेल अपने इसी दादा के प्रति इतने लंबे समय से इतनी दुश्मनी पाल रहा था। फिर भी जब उसे उस आदमी को अपनी बात कहने का मौका मिला तो ये घटना घट गई, मानो दुनिया उसके साथ मजाक कर रही हो। हालांकि लियोनेल को भी इस दादाजी का खुले दिल से स्वागत करना ठीक नहीं लगा। उनके सारे काम लियोनेल के सिद्धांतों के बिल्कुल विपरीत थे। यदि आपके पास इतनी ताकत है तो आप इसका कभी कुछ उपयोग क्यों नहीं करते? लियोनेल आखिरकार बोला। उसकी नजरें उसके दादाजी से मिलती हुई थीं। उसके चेहरे पर कोई खास गुस्सा नहीं था, बल्कि इस समय भी वह उतना ही भावशून्य था जितना युद्ध के दौरान था। लेकिन शायद कुछ मायनों में यह बिल्कुल वैसा ही था, बस एक और युद्ध। हालांकि लियोनेल ने यह उम्मीद नहीं की थी कि ये शब्द कहने के बाद अचानक एक दमघोंटू आभामंडल उसे घेर लेगा। हालांकि ये बहुत जल्दी ही स्पष्ट हो गया कि यह आभा उसके दादा की नहीं, बल्कि उसके इस मूक चाचा की थी। फिर भी यह आभा जो पानी की दीवार की तरह महसूस हो रही थी, लियोनेल के दादाजी के हाथ उठाते ही बूंदाबांदी में बदल गई। सम्राट फॉक्स की मुस्कान हाथ नीचे करने के बाद भी फीकी नहीं पड़ी। वह लियोनेल को हमेशा की तरह देखता रहा। फिर भी न जाने क्यों, इस तथ्य के बावजूद कि उसकी मुस्कान में जरा भी बदलाव नहीं आया था, लियोनेल को अब भी ऐसा लग रहा था जैसे स्थिति पूरी तरह बदल गई हो। जब सम्राट फॉक्स ने अंततः पुनः बात की तो ऐसा लगा जैसे वसंत के बगीचों में हल्की ठंडी हवा बह रही हो। किसी और से यह पूछना कि उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग अपनी इच्छानुसार क्यों नहीं किया, क्या आपको ये बहुत कमजोरी नहीं लगती? लियोनेल ने अपने दादाजी की नजरों से नजरें मिलाईं, लेकिन कुछ नहीं बोला। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि आयना को इस जवाब से गुस्सा नहीं आया। अगर लियोनेल ने उसका हाथ नहीं छोड़ा होता और वह जानती थी कि ऐसे माहौल में उन पर हमला करना सुरक्षित नहीं है, तो वह कब का ऐसा कर चुकी होती। मुझे तुमसे ज्यादा की उम्मीद थी, सम्राट फॉक्स ने हल्के से कहा। यह ऐसी दुनिया नहीं है जहां तुम ऐसी बातें कह सको। यह न सिर्फ मूर्खता की पराकाष्ठा है, बल्कि ये विचार एक दिन तुम्हें मौत के घाट उतार देंगे। लियोनेल ने एक बार फिर इन शब्दों पर कोई नाराजगी नहीं जताई। उसने सरलता से और उतनी ही भावशून्यता से जवाब दिया, एक सम्राट के रूप में आपसे अपने नागरिकों की रक्षा करने की अपेक्षा करना मूर्खता है। सम्राट फॉक्स ने पहले से ही एक और हाथ उठाया।
इस बार उन्होंने अपने बेटे की तरफ देखा और उसे चेतावनी दी कि यह आखिरी बार है जब वह ऐसा करके अपना समय बर्बाद करे। शाही राजकुमार ने अपना क्रोध निगल लिया और अपनी जगह पर खड़ा हो गया। उसकी पीठ सीधी थी और उसकी निगाहें लियोनेल पर टिकी हुई थीं। अगर उनके व्यक्तित्व को जानने वाले और लोग यहाँ होते तो इसमें कोई शक नहीं कि वे अविश्वसनीय रूप से स्तब्ध रह जाते। यह एक ऐसा व्यक्ति था जो हर परिस्थिति में अपने धैर्य के लिए जाना जाता था। उसका एक बार नहीं बल्कि 2 बार, और वह भी इतनी जल्दी अपना आपा खो देना। यही कहा जा सकता था कि यह व्यक्ति सचमुच अपने पिता की रक्षा करता था, भले ही वह जिससे सम्राट की रक्षा कर रहा था वह उसका अपना भतीजा ही क्यों न हो। कमजोर लोगों के पास कोई आवाज नहीं होती, उन्हें मांग करने का अधिकार नहीं है, न ही उन्हें ताकतवर लोगों के कार्यों को निर्देशित करने का कोई अधिकार है। लियोनेल ने उदासीनता से ये बातें सुनी। क्या उसे ये पहले से ही पता नहीं था? द एम्पायर और द स्लेयर लीजन जैसे अस्तित्वों ने इसे यथासंभव स्पष्ट कर दिया था। जिनके पास ताकत थी वे बच सकते थे, जबकि जो कमजोर थे वे बस टुकड़ों के लिए संघर्ष कर सकते थे। कड़ी मेहनत, दृढ़ता, इस दुनिया में इसकी कोई कीमत नहीं लगती थी। अगर आप समर्थन, प्रतिभा या दोनों के साथ पैदा नहीं हुए तो आपका अंत हो गया। दरअसल अगर लियोनेल के पास ऐसी चीजें न होती तो वह बहुत पहले ही दर्जनों बार मर चुका होता। लेकिन उसे लगा कि ये गलत है। उसकी जान बाकियों से ज्यादा कीमती क्यों है? वो यहाँ क्यों खड़ा है जबकि उसके दोस्तों को दफनाया जा रहा है? सम्राट फॉक्स ने सरलता से उत्तर दिया। हालांकि लियोनेल के जवाब देने से पहले ही उन्होंने अपनी बात जारी रखी। ऐसे शब्द आप तक नहीं पहुंचेंगे, और सच कहूं तो मुझे खुद को समझाने से सबसे ज्यादा नफरत है। बगीचे में घुटन भरी भव्यता छा गई। लियोनेल भी अपने घुटनों में कुछ सिकुड़न महसूस किए बिना नहीं रह सका। इस तरह की उपस्थिति, यह उसकी अपनी उपस्थिति से कहीं परे थी। यदि उसके भीतर से व्यर्थ का अभिमान न फूटता, जो अपने दादा के आदर्शों के आगे झुकने को तैयार न होता, तो वह उसी क्षण गिर सकता था। हालांकि तुम मेरे पोते हो, फिर भी मैं कभी तुम्हारे जीवन का हिस्सा नहीं रहा। मेरे अगले शब्दों को इस छूटे हुए समय की कीमत समझो। इसके बाद तुम हमारे रिश्ते पर जितना चाहो तटस्थ होकर विचार कर सकते हो। लियोनेल पर दबाव बढ़ रहा था। उसकी पीठ से पसीना बह रहा था और रीढ़ की हड्डी कांप रही थी। पैराडाइज आइलैंड की घटनाओं के लिए आपको मुझे ही जिम्मेदार ठहराना चाहिए। फिर भी आप यही जिम्मेदारी अपने पिता पर क्यों नहीं डालते? क्या उन्हें हालात की जानकारी नहीं थी? असल में वो मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। अगर वो चाहते तो शायद मेटामॉर्फोसिस शुरू होने तक इंतजार कर सकते थे और फिर धरती पर मौजूद हर विकलांग का कत्लेआम करके आगे बढ़ सकते थे। लेकिन मुझे लगता है कि यह तो बस एक छोटी सी बात है। उन चीजों का क्या जो उसने तुम्हारे लिए छोड़ी थी? मुझे यकीन है कि वे तुमसे कहीं कमजोर किसी की जान बचाने में मदद करेगी, फिर तुमने उन्हें अपने पास क्यों रखा है? अगर स्लेयर लीजन के पास वे खजाने होते तो मुझे यकीन है कि कम लोग मरते और तुम्हारे दोस्त बच जाते। मुझे लगता है कि इतनी सारी बातें भी एक छोटी सी बात मानी जा सकती है। लेकिन स्लेयर लीजन को हताहतों से बचाने में अपनी पूरी कोशिश न करने के अलावा आपने एक युवती की हत्या कर दी जो केवल जीवित रहने की पूरी कोशिश कर रही थी। क्या वह उन कमजोरों में से नहीं थी जिनकी रक्षा तुम सोचते हो कि ताकतवरों को करनी चाहिए? या फिर यह कि जिन कमजोरों की तुम बात कर रहे हो उनमें सिर्फ वे लोग शामिल हैं जिन्हें तुम इसके लायक समझते हो? आखिरकार तुम भी ताकतवरों में से एक हो, माना जाता है। लियोनेल को ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसके दादाजी के हर शब्द उसकी आत्मा को कष्ट दे रहे हों। लेकिन वह अब भी वहीं खड़ा था, उसका मन मानो लोहे के पिंजरे में जकड़ा हुआ था। जो कुछ वह सुन रहा था उसे स्वीकार करने को साफ तौर पर तैयार नहीं था। उसका एक हिस्सा तो ये सब अनदेखा कर देना चाहता था। लियोनेल का दिमाग जितना तेज था, अगर वो वाजिब बातों को नजरअंदाज करने के बहाने ढूंढना चाहता तो अपने इस दादा को भी चकमा दे सकता था। उसका दिमाग बहुत तेज और तेज था, और जैसी की उम्मीद थी उसने वैसा ही किया। बस एक सांस की खामोशी से उसने कई खंडन पहले ही कर लिए थे। उसके पिता, क्या उन पर भी वही पाबंदियां नहीं थीं जो छिपे हुए परिवारों पर थीं? अगर उनके अपने नियम थे जिन्हें तोड़ने की इजाजत नहीं थी तो वो कैसे दखल दे सकते थे? उसके खजाने, अगर उसने उन्हें सौंप दिया होता तो क्या वे सचमुच उसके दोस्तों के काम आते? सुप्रीम मोनेट को अपनी चीजें सौंपना क्या वाकई समझदारी भरा काम होता? मीन राशि, वो पीठ पीछे छुरा घोंपने वाली कुतिया, क्या वो सच में कमजोरों में से एक थी? उसे इस श्रेणी में क्यों रखा गया? सबसे बुरी बात तो सम्राट फॉक्स का तर्क ही था।
वह और लियोनेल दूर दूर तक एक जैसे नहीं थे। उनमें से एक को तो कुछ हफ्ते पहले तक अपनी कुलीनता का एहसास भी नहीं था, जबकि लियोनेल एक दुनिया का सम्राट था। उनकी जिम्मेदारियों में एक बहुत ही स्पष्ट विभाजन रेखा थी। लियोनेल को पृथ्वी के नागरिकों की परवाह सम्राट से ज्यादा नहीं करनी चाहिए थी। अगर लियोनेल सबसे स्वार्थी इंसान भी था, तो क्या हुआ? उसका बोझ इस कथित सम्राट जितना तो नहीं था। आखिर उनकी तुलना क्यों की जा रही थी? हालांकि लियोनेल ने इन बातों के बारे में सोचने में जितना समय लगाया था, सम्राट फॉक्स ने बोलना जारी रखा था, मानो उन्होंने शुरू में कभी विराम ही नहीं लिया था। ये इस विषय पर मेरे आखिरी शब्द थे। अगर आपको लगता है कि आप एक बेहतर सम्राट बन सकते हैं, तो मैं यही हूं। अगर आप मुझे हरा सकते हैं, तो सिंहासन आपका है। शाही पिता। लियोनेल की अभिव्यक्ति अंततः टूट गई, तथा पहली बार उसकी जगह उदासीनता के अलावा कुछ और भाव आ गया। उसके सामने यह आदमी ऐसा लग रहा था जैसे वह अनंत तक फैली हुई पहाड़ियां हो, मानो वह अंतहीन रूप से ऊपर उठती हुई धरती हो जो आसमान तक पहुंचती हो, मानो वह एक छुपे हुए जानवर की तरह सो रहा हो, मानो वहां कुछ भी नहीं है जो उसकी रुचि को आकर्षित कर सके। सम्राट फॉक्स ने अपने बेटे की उपेक्षा की। लेकिन इस मुकुट का भार तुम नहीं उठा सकते। तुम कमजोर हो, और सबसे बुरी बात तो यह है कि तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम कमजोर हो। सम्राट ने लियोनेल की ओर ऐसे देखा मानो वह उसकी पूरी पोल खोल सकता हो, यहां तक कि उसकी जबान पर मौजूद सारे खंडन भी। लेकिन अपनी बात पर अड़ा रहा, उसने फिर उस विषय पर एक शब्द भी नहीं बोला। ऐसा लग रहा था कि वह झूठ नहीं बोल रहा था। उसे अपनी बात समझाने में सचमुच बहुत हिचकिचाहट हो रही थी। अगर लियोनेल को लग रहा था कि वह अभी अपनी बात ऐसे टाल सकता है जैसे ये कोई बहस हो, न कि कोई वास्तविक जीवन, तो इसका मतलब यही था कि लियोनेल उससे भी कमजोर था जितना उसने सोचा भी नहीं था। वह एक बार पहले ही सब कुछ समझा चुका था। वह दोबारा ऐसा नहीं करेगा। उसे बेकार और बेवकूफों की कोई जरूरत नहीं थी। शील्ड क्रॉस टॉस का मामला, सम्राट फॉक्स ने आगे कहा, जब तक तुम पृथ्वी पर हो तब तक तुम सुरक्षित रहोगे। मेरी गरिमा ऐसी चीज नहीं है जिस पर अतिक्रमण किया जा सके, शील्ड क्रॉस टॉस या किसी और की। इस उदासीन घोषणा ने मानो हवा का रुख बदल दिया। ऐसा लगा मानो दुनिया ने खुद सम्राट के शब्दों को अचूक मान लिया हो। लियोनेल ये सोचने से खुद को नहीं रोक पाया कि यह वही बूढ़ा आदमी था जिसने जन्म से पहले ही विश्व आत्मा अर्जित कर ली थी। लेकिन उसके पास इस बात की पुष्टि करने का कोई तरीका नहीं था। फिर यह सोचना और भी ज्यादा चौंकाने वाला था कि वह विश्व आत्मा के बिना भी इतनी शक्ति प्रदर्शित कर सकता है। तो क्या उसे इसे स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए? जब आप पृथ्वी छोड़ेंगे तब आप अकेले होंगे। मुझे संदेह है कि शील्ड क्रॉस टॉस उतने ही स्पष्ट होंगे जितने वे अब तक रहे हैं, लेकिन कमांडर साइथ की मृत्यु के साथ इस बार उनका दृष्टिकोण अधिक सूक्ष्म होगा। लियोनेल को तो ये भी नहीं पता था कि यह कमांडर साइथ कौन है। लेकिन न जाने क्यों उसका नाम सुनते ही उसे ऐसा लगने लगा जैसे वह अपने दादा के दलदल में और भी धंसता जा रहा है। जो लोग इस मामले की पृष्ठभूमि जानते हैं, वे निश्चित रूप से अविश्वसनीय रूप से स्तब्ध रह जाएंगे। कमांडर साइथ लियोनेल पर हमला करने के लिए समय का इंतजार कर रहा था, फिर भी उसकी मौत हो गई। बस यूं ही। हालांकि यह काफी चौंकाने वाली बात नहीं थी। कमांडर साइथ एक पांचवें आयाम का अस्तित्व था। तुम्हारे सिर पर रखा इनाम नहीं बदलेगा, न ही तुम्हारी भगोड़ा स्थिति बदलेगी। लेकिन यह सिर्फ उन लोगों के लिए मायने रखता है जो इसके बारे में जानते हैं। जब बात आएगी तो तुम्हें अपनी रक्षा खुद करनी होगी। लियोनेल को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका सिर घूम रहा हो। क्या उसके सिर पर इनाम था? लेकिन इसके बारे में सिर्फ कुछ ही लोग जानते थे। क्या वह भगोड़ा था? लेकिन ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए मायने रखता था जिन्हें इसके बारे में पता था। इसका क्या मतलब था? क्या वह अपराधी था या नहीं? क्या उसका पीछा किया जाएगा या नहीं? सच क्या था? बात का सार ये था कि जैसा कि हीरा ने संकेत दिया था, ब्रह्मांड एक विशाल स्थान था। यहां तक कि शील्ड क्रॉस टॉस, जो आयामी छंद की पुलिस बल के रूप में कार्य करते थे, भी एक इकाई के रूप में नहीं चलते थे। वे अनगिनत चतुर्थांशों में बंटे हुए थे जो आगे चलकर कई व्यापक गुटों में विभाजित हो गए थे। कमांडर साइथ का चतुर्थांश पूरी तरह से अलर्ट पर था, ठीक उसी चतुर्थांश में जहां टेरन और पृथ्वी स्थित थे। तार्किक रूप से एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो अब तीन अपराधी था, लियोनेल ब्रह्मांड के असली खलनायक से बस थोड़ा ही दूर था। फिर भी साइथ द्वारा डिक्री लागू करने के कारण लियोनेल की स्थिति गिरते हुए उल्कापिंड की बजाय एक टिक टिक करते टाइम बम जैसी हो गई थी। यदि कुछ हो तो शायद लियोनेल के लिए सबसे तात्कालिक खतरा हीरा था।
दुर्भाग्य से लियोनेल के पास ब्रह्मांड के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी कि वह इतना गहन विश्लेषण कर सके। यहाँ तक कि उसे ये भी नहीं पता था कि शील्ड क्रॉस टॉस कितने शक्तिशाली हैं। उसे केवल शब्दकोश की जांच करने का ही समय मिल पाया, लेकिन वह अपने ही विचारों में इतना खोया हुआ था कि महल से बाहर ले जाते समय भी उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अंत तक सम्राट फॉक्स खुद को पूरी तरह से समझाने की जहमत नहीं उठा सका। उसने जो कुछ भी कहा वह इस बात का प्रमाण था कि लियोनेल उसका पोता था, न कम न ज्यादा। हालांकि जब लियोनेल महल के द्वार पर स्तब्ध खड़ा था तो उसके चाचा अपनी जीभ को काटने से खुद को रोक नहीं पा रहे थे। मरने की कोशिश मत करना, उसने ठंडे स्वर में कहा, और जब तुम वहां हो तो सोचो कि इतनी सघन सेना के युद्ध में शुरू से अंत तक एक भी अशक्त सेना क्यों नहीं दिखाई दी। ये शब्द लियोनेल के दिमाग में बम की तरह फट गए। उसका सिर पीछे की ओर झुका, लेकिन उसे केवल अपने चाचा का पिछला दृश्य और दो बड़े दरवाजे बंद होते दिखाई दिए। टकराना। लियोनेल खंडित घन के प्रयोगशाला परिवेश में बैठा था, उसका ध्यान कहीं खो गया था। उसके साथ सिर्फ छोटा टॉली था, लेकिन अपने मालिक के मूड को भांपकर वह छोटा सा बच्चा अब उतना खुश नहीं था। यह एक अजीब स्थिति थी। पृथ्वी के लिए युद्ध संभवतः उसके यहाँ बैठे बैठे ही समाप्त होने वाला था। जिस दुष्स्वप्न ने आयना को परेशान किया था वह उसके अपने हाथों मारा गया था, और जो इनाम उसके सिर पर लटका होना चाहिए था वह फिलहाल प्रभावी रूप से निष्प्रभावी हो गया था। फिर भी लियोनेल अपने अंदर जरा भी खुशी नहीं ढूंढ पा रहा था। दरअसल उसे एक असुरक्षा की भावना उसके दिल को खाए जा रही थी, जो उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी, और उसके सीने में एक घना अंधेरा भर रहा था। अनिश्चितता। एक सामान्य इंसान के लिए ऐसी भावना को अपने ऊपर हावी होने देना ही काफी खतरनाक था। एक भी कदम न उठाने के विचार से ज्यादा अनजान और अपने भविष्य के रास्ते से डरना अपनी जिंदगी को पूरी तरह से थम जाने देने के बराबर था। एक सामान्य दुनिया में सबसे बुरा तो यही हो सकता है कि एक साधारण जीवन जिया जाए। एक व्यक्ति एक सामान्य इंसान बन जाएगा और जिंदगी में एक ऐसे काश में होता रवैये के साथ जिएगा जो उम्र के साथ भी कम नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति जीवन भर पीड़ित बना रहेगा, अपनी असफलताओं के लिए दूसरों के कार्यों को दोषी ठहराता रहेगा तथा कभी भी इस बात का आत्मनिरीक्षण नहीं करेगा कि उसके किन व्यक्तिगत निर्णयों के कारण उसकी वर्तमान स्थिति उत्पन्न हुई है। हालांकि इस तरह की दुनिया में, एक नई विश्व व्यवस्था में जहां हत्या और मृत्यु एक सामान्य दिन की उपज मात्र थी, ऐसी उदासीनता केवल असफलता से कहीं अधिक का मूल थी। अपने विचारों के साथ अकेला लियोनेल अपने ही तर्कों को मन में बार बार घुमाता रहा। एक समय ऐसा आया जब उसके अनगिनत विचार दो धाराओं में बंट गए, जो विपरीत दिशाओं से एक दूसरे पर ऐसे हमला कर रहे थे मानो दूसरे पक्ष को पूरी तरह से नष्ट करने पर तुले हों। लियोनेल ने जितना अधिक सोचा उतना ही उसे एहसास हुआ कि उसके पिछले विचार कितने दोषपूर्ण थे। उसके पिता पर भी उसी तरह पाबंदियां थी जैसे छिपे हुए परिवारों पर होती हैं। क्या ये सच था? छिपे हुए परिवार एक बिल्कुल अलग जगह पर थे, जबकि उसके अपने पिता पृथ्वी पर ही प्रकट हो सकते थे। क्या वाकई उन पर एक ही नियम लागू थे? क्या ये संभव था? अपने पिता को किसी भी अपराध से मुक्त करने के लिए जिन नियमों के बारे में वह खुद भी नहीं जानता था, उन पर भरोसा करना उसके लिए कितना सुविधाजनक था। ये तो कम से कम हास्यास्पद तो था ही। बुरी बात यह थी कि वह एक भयानक किस्म का पाखंडी था, ऐसा कमीना जो किसी की हत्या करने पर उसे शर्मिंदा करता था, लेकिन जब कोई दोस्त वही अत्याचार करता था तो आंखें मूंद लेता था। और उसके खजाने के बारे में क्या? अगर उसने इसे मोनेट को नहीं भी दिया होता तो उसे किसी और को देने से कौन रोक रहा था? अगर उसने इसे हज को दे दिया होता, एक बूढ़े आदमी को जिस पर उसे कुछ हद तक भरोसा था, तो क्या नतीजा निकलता? अगर हज के पास शब्दकोश होता तो तीनों प्रमुखों के खिलाफ उसकी लड़ाई कितनी आसान होती। क्या वह इस हद तक मारा जाता कि कोमा में चला जाता? और अगर उनके खिलाफ उसकी लड़ाई आसान होती तो क्या इसका मतलब यह नहीं होता कि वह इसे पहले खत्म कर पाता और ज्यादा जाने बचा पाता? रेनरेड की यादों से जो कुछ उसने देखा उसके अनुसार ये ठीक इसलिए था क्योंकि हज पर कब्जा कर लिया गया था, इसलिए वह सेना की गहराई में जाने के लिए पर्याप्त साहसी हो गया और अंततः रोआरिंग ब्लैक लायन और अन्य को मार डाला। यदि वह कम स्वार्थी होता तो क्या वे मर जाते? लियोनेल के सबसे जटिल विचार मीन राशि के इर्द गिर्द घूमते थे, वह लड़की जिससे वह पूरे दिल से नफरत करता था। लेकिन अगर वह इस बात का विश्लेषण करे कि वह उसे इतना नापसंद क्यों करता था, तो क्या ये पूरी तरह से इसलिए नहीं था क्योंकि वह इस तथ्य को बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि वह जीवित है, जबकि जिसे वह अपना मित्र कहता था उसे केवल दफनाया जा सकता है। मीन का सबसे बुरा अपराध क्या था?
अगर लियोनेल इस बारे में निष्पक्ष थी तो उसने जो सबसे बुरा काम किया था वह था रेनरिड को रॉयल ब्लू प्रांत की ओर इशारा करना। अगर लियोनेल ने कठपुतली मास्टर से निपटा नहीं होता तो ये कदम एक भयावह परिणाम का कारण बन सकता था। फिर भी रेनरेड जब एलोरिन से भागा था तब उसका निशाना रॉयल ब्लू प्रांत नहीं था, वह प्रांत बस सबसे नजदीकी जमीन का टुकड़ा था। चाहे उसे यह जानकारी मीन राशि से मिली हो या नहीं, उसे अंततः पता चल ही जाता। जैसे उसने स्लेयर लीजन वालों से लियोनेल के बारे में पूछा था, रॉयल ब्लू फोर्ट वालों से भी यही सवाल पूछने का वही असर होता। हालांकि यदि लियोनेल अपने प्रति सबसे ईमानदार था तो उसे सबसे अधिक गुस्सा इस बात पर आया कि उसने जो किया वह सबसे सौम्य कार्य था, उसने उसके खजाने को छीनने की कोशिश की थी। अगर उसने उस कार्रवाई को रोका तो जरूर यह उसकी ओर से किसी न किसी स्वार्थ से प्रेरित था। लेकिन क्या मोनेट के अनुरोध को अस्वीकार करना भी स्वार्थ से प्रेरित नहीं था? उसे अपनी चीजें सौंपने की कोई बाध्यता नहीं थी, ये बात सच थी। लेकिन अगर उसने यह बात मान ली तो उसे अपने दादाजी के कामों को नापसंद करने का क्या हक था? बेशक लियोनेल के लिए यह सिर्फ इस बात से कहीं बढ़कर था कि इन खजानों का कोई मूल्य नहीं था। इन खजानों के साथ ये तथ्य भी जुड़ा था कि उसके पिता ने उसे ये खजाने सौंपे थे और ये उसके माता पिता की आखिरी निशानी मानी जा सकती थी जो उसके पास थी। यदि वह एक कदम आगे बढ़े तो ये खजाने उसके परिवार के साथ पुनर्मिलन के अवसर का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह उस शक्ति की ओर जाने का मार्ग दर्शाता है जिसकी उसे आयना को बचाने के लिए आवश्यकता होगी। ये सब तो नेक बातें लग रही थीं, लेकिन क्या ज्यादा जरूरी था? क्या वह एक ऐसा खजाना सौंप दे जिससे वह अपना स्वार्थ पूरा कर सके, या फिर मजबूत लोगों को कमजोर लोगों की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालना? यदि वह महसूस करता है कि स्लेयर लीजन द्वारा उसके पिता के आखिरी टुकड़े को छीन लेना तथा आयना को बचाने के उसके रास्ते को बंद कर देना गलत था, तो फिर वह ये भी कैसे महसूस नहीं कर सकता कि दूसरों से अजनबियों के लिए अपनी जान जोखिम में डालने की अपेक्षा करना गलत है? इन विचारों ने अंततः लियोनेल के ताबूत में अंतिम कील ठोक दी। वह जिस तर्क पर अड़ा था वह ये था कि उसके दायित्व उसके दादा के दायित्वों से अलग थे। उनमें से एक तो नया नया राजकुमार था जबकि दूसरा दुनिया का सम्राट। दोनों की बराबरी कैसे हो सकती है? लियोनेल पर निस्वार्थ होने का कोई दायित्व नहीं था, लेकिन क्या यह एक शासक की भूमिका नहीं थी? हालांकि उसके चाचा के शब्द बार बार उसके दिमाग में गूंज रहे थे। कोई अवैध भीड़ नहीं, एक भी नजर नहीं आई। अगर कोई विकलांग गिरोह युद्ध में दखल देता तो पृथ्वी का नाश हो जाता। प्रतिभाशाली और कम प्रतिभाशाली लोगों की तुलना में विकलांग किसे निशाना बनाना पसंद करेंगे? पृथ्वी के लोग दो मोर्चों से आक्रमण का शिकार हो जाएंगे और उनका सामना करना उनके लिए बिल्कुल भी संभव नहीं होगा। यहां तक कि लियोनेल भी इसे बदलने में कुछ नहीं कर पाएगा। सम्राट फॉक्स से प्रश्न करने का उसे क्या अधिकार था? लियोनेल के पास कोई जवाब नहीं था। वह अपने दिव्य कवच को पूरा करने की दिशा में अंतहीन प्रयास में खोया रहा। टेरन शहरों की अंतरिक्ष विदारक क्षमताओं ने उसे ठीक वही ज्ञान दिया था जिसकी उसे अपने पहले कवच को पूरा करने के लिए आवश्यक मूल जटिलताओं को समझने के लिए आवश्यकता थी। लेकिन जहां पहले यह बात उसे बहुत संतुष्टि देती थी, ये जानकर कि वह बल शिल्प में अपने पिता से बेहतर होने के एक कदम और करीब पहुंच गया है, वहीं अब उसने हर कदम लगभग एक अजीब सी नीरसता के साथ पूरा किया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसी एकरसता ने, अपनी भावनाओं के वियोग ने उनके हर काम को सामान्य से भी ज्यादा परिपूर्ण बना दिया। उन्होंने हर काम इतनी सटीकता से किया जो इंसानी दायरे से परे था। अल्पविराम। आयना चेहरे पर चिंता के भाव लिए लैब सेटिंग में दाखिल हुई। लियोनेल ने उसकी गतिविधियों पर कभी कोई रोक नहीं लगाए, इसलिए वह सेगमेंटेड क्यूब के किसी भी स्थान में उतनी ही आसानी से प्रवेश कर सकती थी जितनी लियोनेल की पीठ को देखते हुए उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे दिलासा दे। आयना को बस इतना ही यकीन था कि वह लियोनेल को बदलना नहीं चाहती थी, वह नहीं चाहती थी कि वह भी बाकी दुनिया की तरह बेरहम हो जाए। उसने यही कहा था जब दोनों जोन में साथ थे। दरअसल उस समय उनके बीच का वह पल शायद अब तक का सबसे ईमानदार पल था जो उसने लियोनेल के साथ बिताया था। हालांकि अब लियोनेल एक ऐसी दुविधा में फंस गया था जिससे वह खुद को बाहर नहीं निकाल पा रहा था। और ठीक इसी तरह की बात को लेकर कोच ओवन बहुत चिंतित थे। उद्देश्यहीन व्यक्ति दूसरों के बहकावे में आसानी से आ जाता है। अगर लियोनेल का एकनिष्ठ लक्ष्य था, एक ऐसा सपना जो खुद में ही निहित था, किसी और में नहीं, तो दूसरों की बातें उसे इतनी आसानी से कैसे बहका सकती थी? दरअसल लियोनेल को जानना, ऐसी आकांक्षा रखना उसे एक अदम्य राक्षस बना देता, एक ऐसा अस्तित्व जो बाकी सबसे ऊपर था।
लेकिन इस वक्त लियोनेल को अभी भी ठीक से पता नहीं था कि वो क्या था। और मानो ये काफी बुरा ना हो, वो उसे ढूंढ भी नहीं रहा था। जैसा कि कहावत है, इंसान को पता ही नहीं होता कि उसे क्या नहीं पता। अगर लियोनेल को अपनी कमियों का अंदाजा ही न हो, तो उसके लिए अपनी कमियों को पहचान पाना नामुमकिन था। लेकिन विडंबना यह है कि अगर उसे बताया जाए कि उसे क्या ढूंढना है, तो इसका उल्टा असर हो सकता है। अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढना एक बहुत बड़ा काम था। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने लिए यह उद्देश्य कभी नहीं खोज पाते। और इस समय यह अज्ञात था कि लियोनेल इन व्यक्तियों में शामिल होंगे या नहीं। छोटा मिंक आईना की बाहों में उछल पड़ा और हल्की, चिंता भरी घुरघुराहट भरी आवाजें निकालने लगा। लेकिन थोड़ी सी हलचल के बावजूद लियोनेल पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह इतना तल्लीन था कि शायद उसे पता ही नहीं चला कि आईना अंदर आ गई है। आईना ने आह भरी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसकी नज़र लियोनेल की पीठ से हटकर दीवार पर लगे अनगिनत बर्फ के गोलों पर गई। अब भी सैकड़ों ही थे। कुछ जानवरों की लाशों से भरे थे, तो कुछ तरह तरह की जड़ी बूटियों से। यद्यपि ऐना जड़ी बूटियों को ज्यादा नहीं पहचानती थी, लेकिन पृथ्वी के मेटामॉर्फोसिस के साथ उसकी क्षमता विकसित होने के बाद उसने पाया कि वह अपने सामने आने वाले जीवित प्राणियों के जीवन संकेतों को कुछ हद तक पढ़ सकती है। आयना सोच रही थी कि क्या इसका संबंध उस जीवन संबंध से है जिसका जिक्र वेलियंट हॉट माउंटेन के ट्रायल ओवरसियरों ने किया था। लेकिन उसे यकीन नहीं था। हालांकि उसने पहले रक्त संबंध के बारे में सुना था, लेकिन जीवन तत्व संबंध के बारे में कभी नहीं सुना था। फिर भी उसमें दोनों ही थे। बहरहाल जीवन के संकेतों को पढ़ने की इस क्षमता ने उसे अपनी क्षमता का विस्तार करने में मदद की। अब वह न केवल अपने शरीर को उसकी सीमाओं को तोड़ने के लिए प्रशिक्षित करने का सही तरीका जानती थी, बल्कि यह भी जानती थी कि इन सीमाओं को तोड़ने में मदद करने के लिए क्या खाना चाहिए। इस क्षमता के विस्तार ने उसे यह सहज ज्ञान भी दिया कि कैसे कुछ सामग्रियों को अपने लाभ के लिए संयोजित और मिश्रित किया जाए। इस सफलता ने आईना को यह एहसास दिलाया कि अगर वह अपनी इस नई क्षमता का अधिकतम लाभ उठाना चाहती है, तो उसे कुछ समय जानवरों और जड़ी बूटियों पर आधारित कई संग्रह पढ़ने में लगाना होगा। पहले आईना सिर्फ स्कूल के लिए ही पढ़ती थी। उसके अलावा वह ट्रेनिंग के अलावा किसी और चीज में एक पल भी बर्बाद नहीं करती थी। दरअसल हालांकि वह लियोनेल के खेल देखने जाना चाहती थी, लेकिन वह कभी नहीं गई क्योंकि उसे लगता था कि समय बहुत कीमती है। लेकिन अब यह अध्ययन उसके भविष्य के लिए लाभदायक होगा, इसलिए उसके पास कोई विकल्प नहीं था। लियोनेल ने कहा कि जब वह छोटा था तो उसे कभी ज्यादा भूख नहीं लगती थी। आयना ने बर्फ के गोले को देखते हुए आदतन अपने होंठ काट लिए। लियोनेल ने कभी 2 और 2 नहीं जोड़े, लेकिन उसके पिता के उल्टी के कार्य में इतने पोषक तत्व थे कि उसे भूख लगना नामुमकिन था। असल में वह जिंदगी भर जरूरत से ज्यादा खाता रहा था। उद्धरण ... मुझे आश्चर्य है कि उसने कितने स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेना छोड़ दिया है। आयना इसके बिल्कुल उलट थी। उसे हमेशा से खाना बहुत पसंद था और वह अक्सर खूब खाती थी। लियोनेल ने खुद को कोसा कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि उसे और खाने की जरूरत है। लेकिन सच तो ये था कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। आयना ने जोन में अनजाने में जानबूझकर अपनी भूख दबा ली थी, शायद इसलिए कि उसे चिंता थी कि लियोनेल कैसी प्रतिक्रिया देगी। हालांकि अब अगर उसे पेट भर खाना नहीं मिलता तो लियोनेल उसे तब तक घूरता रहता जब तक वह उसे खाना ले। उसकी इंद्रियों के कारण अब उसके लिए पेट भर जाने का नाटक करना मुश्किल हो गया था। ये यादें, भले ही वे बहुत कम समय के लिए साथ रहे हों, आयना के चेहरे पर मुस्कान ले आईं। उसने लियोनेल की पीठ की ओर देखा, लेकिन उसने अभी भी उसके आने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उसने एक बार फिर स्नोग्लोब की ओर देखा, मानो किसी निर्णय पर पहुंच गई हो। मैंने पहले कभी खाना नहीं पकाया, लेकिन आयना को जब से याद आया है, उसका खाना यूरी ही संभालता था। उसे खाना बनाने का जरा भी अनुभव नहीं था, इसलिए वह हमेशा लियोनेल को ही खाना बनाने देती थी। हालांकि लियोनेल के खाना पकाने में चमक की कमी थी और उसे केवल औसत दर्जे का ही कहा जा सकता था, लेकिन ये बहुत बुरा नहीं था, इसलिए प्रयास हमेशा उसके चेहरे पर मुस्कान ले आता था। आयना ने हाथ बढ़ाया और स्नोग्लोब की शेल्फ से सामग्री चुनने लगी। उसके दिमाग में कई विचार आ रहे थे। यद्यपि उसका मन ऐसे विचारों से भरा था, लेकिन उसका दिल किसी और ही चीज पर केंद्रित था। वह बस यही चाहती थी कि वह अपने खाने के प्रति प्रेम को उस आदमी के साथ साझा करे जिसे वह पसंद करती थी। लियोनेल के हाथ चट्टान की तरह स्थिर थे, उसकी नजरें नपी तुली और तेज थीं।
ऐसा लग रहा था जैसे वह एक नज़र में ही सब कुछ देख सकता हो। उसकी पीठ पर एक बर्फीले उल्लू की धुंधली छवि मंडरा रही थी। एक दिन से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी लियोनेल को एहसास ही नहीं हुआ कि वह किस खास अवस्था में पहुंच गया है। ऐसा लग रहा था जैसे वह दुनिया को पूरी तरह भूल गया हो, मानो बाकी सब कुछ नष्ट हो गया हो और बस एक इंसान, उसकी धातु आत्मा और उसकी कला ही बची हो। लियोनेल के चारों ओर शुभ वायु छाई हुई थी, जिसका घनत्व हर पल बढ़ता जा रहा था। हैरानी की बात यह थी कि लियोनेल ने अभी तक खुद को ठीक करने में जरा भी समय बर्बाद नहीं किया था। उसका शरीर उतना ही घायल था जितना अपने दादा से मिलने से पहले था, लेकिन साथ ही इसने इस प्रक्रिया को और भी विस्मयकारी बना दिया था। दुनिया को भूलना तो एक बात थी, लेकिन ये तो खुद को भी भूलने के स्तर तक पहुंच गया था। ऐसे चलना फिरना और ऐसे व्यवहार करना मानो उसकी स्थिति में कोई और मौत के कगार पर न हो, वाकई हैरान करने वाला था। हालांकि मामले की सच्चाई सबके सामने आ गई थी। बात यहां तक पहुंच गई थी कि खुद आयना ने भी मान लिया था कि लियोनेल ठीक हो गया है। आखिरकार उसकी हरकतों में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे जरा भी चोट लगने का संकेत मिलता हो। शुभ वायु भारी से भारी होती गई, यहां तक कि हवा में एक घना मटमैला सुनहरा रंग छा गया। इसका रंग सरसों के पीले रंग जैसा था, जिसमें एक उत्तम सुनहरे रंग की झलक थी जो इसकी विशिष्टता को उजागर कर रही थी। किसी अनजान समय पर हवा इतनी भारी हो गई कि लैब सेटिंग के फर्श पर दरारें पड़ने लगीं। लेकिन शायद सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि एक स्थिर बर्फ का गोला जागने के संकेत देने लगा। दुर्भाग्यवश लियोनेल को अभी तक यह एहसास नहीं हुआ था कि चौथे आयाम की ओर पृथ्वी के विकास की गति में तेजी कैमलॉट के परीक्षणों को पूरी तरह से पूरा करने का एकमात्र पुरस्कार नहीं था। तारांकन तारांकन। लियोनेल ने भावशून्य भाव से एक जटिल नक्काशीदार अग्रबाहु ब्रेस उठाया। नन्हे टॉली ने उसे छीलकर अलग कर दिया, जिससे वह अपनी पूरी भव्यता में प्रकट हो गया। यह एक खूबसूरत काले चांदी रंग से झिलमिला रहा था। ये कई परतों में बना था, जिससे इसका रूप तीखा हो गया था। इसकी उपस्थिति मात्र से ही अंतरिक्ष में कंपन और कंपन होने लगता था। हालांकि इसकी सुंदरता के बावजूद लियोनेल ने इसके स्वरूप पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने बिना सोचे समझे उसे अपनी दाहिनी बांह पर दबा लिया। मानो जादू से लियोनेल के शरीर पर कांसे के निशान चमक उठे और ब्रेस उसकी त्वचा में धंस गया, मानो वह कभी था ही नहीं। लियोनेल फिर से अपनी काम की मेज की ओर बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ उठा पाता, उसने पाया कि वहां करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। धीरे धीरे उसकी भावशून्य अभिव्यक्ति में सुधार हुआ। उसकी पुतलियों के पीछे थकान का एक संकेत छिपा हुआ था। उस क्षण विचारों की वह दीवार, जिसे लियोनेल ने पिछले कुछ दिनों से नजरअंदाज करने की पूरी कोशिश की थी, एक बार फिर उभरने लगी। लियोनेल ने अपना माथा पकड़ लिया, उसे हल्का सिर दर्द होने लगा। उसके होठों से एक गहरी आह निकली। वह खुद को फिर से क्राफ्टिंग की दुनिया में खोना चाहता था, लेकिन उसने अपनी सारी सामग्री खर्च कर दी थी। अगर वह कैमलॉट की तिजोरियों पर दोबारा छापा नहीं मारता, तो उसके पास करने के लिए कुछ नहीं बचता। और अगर वह इतना बेशर्म भी होता। खैर, मान लीजिए कि राजा आर्थर ने अपने बहुमूल्य खजाने की स्थिति देखी तो शायद वह अपने बाल नोच लेंगे। लियोनेल को समझ नहीं आ रहा था कि उसने इतनी सारी सामग्री कैसे इस्तेमाल कर ली। उसकी मूल योजना में इतनी ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं थी। वह बाकी बची सामग्री को अपने मन में बने शिल्पों में इस्तेमाल करना चाहता था। जब उन्होंने जो कुछ हुआ था उसकी यादें ताज़ा की, तो वे भौहें चढ़ाने से खुद को नहीं रोक सके। उसका पिछला सबसे अच्छा क्राफ्ट सिर्फ 1 दर्जन से भी कम पुर्जों से बना था, लेकिन ये कवच 97 पुर्जों से बना था। उसने सोचा था कि उसे इसे कुछ हफ्तों तक संभालना होगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि इसे 2 दिनों से भी कम समय में पूरा कर लेगा। फिर भी गर्व महसूस करने के बजाय वह वास्तव में खुद को किसी और काम में लगाना चाहता था। लियोनेल अपनी समस्याओं से भागने की एक विशिष्ट अवस्था में था। क्या इसे ही आम किशोर टालमटोल कहते हैं? लेकिन यह उससे भी बदतर लग रहा था। लियोनेल कभी भी टालमटोल करने वाला इंसान नहीं था, क्योंकि वह हमेशा किसी भी काम को ठानकर उसे करने में माहिर था। अगर ऐसा न होता तो शायद वह क्राफ्टिंग में खुद को इतनी आसानी से नहीं भूल पाता। उद्धरण ... मेरा वर्तमान भाला मेरे दिव्य कवच के साथ अच्छी तरह मेल नहीं खाएगा। शायद इसे बदलने का समय आ गया है। यदि अन्य लोग लियोनेल के विचार सुने तो वे सोचेंगे कि वह एक कृद्धन दूसरी पीढ़ी का नवधनाढ्य व्यक्ति है। अर्ध कांस्य खजाने का मूल्य समझना जरूरी था। लियोनेल उनमें से ऐसे गुजर रहा था मानो पानी पी रहा हो, लेकिन ऐसा खजाना चौथे आयाम का शिखर था। 5वें आयाम की सबसे ऊंची दुनिया में भी
लियोनेल जैसा युवक ऐसे हथियार को चलाने के अधिकार के लिए खरोंच पहुंचकर संघर्ष करेगा। फिर भी लियोनेल ने अपना पहनावा बदलने के बारे में सोचा क्योंकि यह उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हालांकि लियोनेल को अभी भी आयामी पद्य की पूरी समझ नहीं थी, इसलिए ऐसे बेशर्म शब्द बोलते हुए भी उसके चेहरे पर मासूमियत की एक बहुत ही तीखी छाया दिख रही थी। लियोनेल को पता भी होता तो भी वह रुकता नहीं। उसने तुरंत अपना दिमाग स्पीयर डोमेन में भेज दिया। 1/4 घंटे भी नहीं बीते थे कि लियोनेल एक नया भाला लेकर बाहर आ गया। उसने केवल उसके साथ खड़े होने की कोशिश की, फिर भी वह लगभग जमीन पर गिर पड़ा। उफ, मुझे लगा था कि 50 पाउंड भारी है, लेकिन ये तो 5000 से भी ज्यादा है। ये भाला स्पष्ट रूप से भारी होने के लिए गढ़ा गया था। इसका शरीर 2.5 मीटर से ज्यादा लंबा था और भाले का सिरा अकेले 3 फीट से ज्यादा लंबा एक त्रिआयामी विकराल रूप था। हालांकि भाले के सिरे पर थोड़ा सा पतलापन था जिससे यह एक धार जैसा दिखता था, फिर भी इसकी चौड़ाई लियोनेल की हथेली के आधे से ज्यादा थी। लियोनेल इसे चाहे जैसे भी देखे, हालांकि यह भाला लग रहा था, लेकिन इसका इस्तेमाल एक कुंद हथियार के रूप में ही बेहतर होगा। थोड़ी मेहनत के बाद यह निश्चित रूप से एक अच्छा हथौड़ा बन जाएगा। लियोनेल ने सिर हिलाया, यह भी कोई काम का नहीं है। लियोनेल ने पुनः स्पीयर डोमेन में प्रवेश किया, इस तथ्य से अनभिज्ञ कि वह समाज के लिए खतरा बन रहा था। लगभग कुंद भाले का डोमेन लियोनेल के चेन डोमेन जैसा ही था, लेकिन जंजीरों का इस्तेमाल करने के बजाय यह वजन में उतार चढ़ाव पैदा करता था। इसके इस्तेमाल के तरीके के आधार पर यह वास्तव में काफी उपयोगी हो सकता था, लेकिन अंततः यह सिर्फ एक और गति निरोधक डोमेन था जो भौतिक पर केंद्रित था। हालांकि जैसे ही लियोनेल ने स्पीयर चोटियों के माध्यम से यात्रा शुरू की, उन्हें एहसास हुआ कि भौतिक प्रतिबंधों पर यह ध्यान क्वासी ब्रॉन्ज स्पीयर्स के बीच एक चलती हुई थीम थी। लियोनेल ने जो अगला भाला उठाया, उसके 2 सिर थे। वह उस भाले के क्षेत्र की अनुभूति में डूबा हुआ था और उसे अपने चेन क्षेत्र की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से पकड़ रहा था। दरअसल वह लगभग बहुत आसानी से आ गया था। लियोनेल को लग रहा था कि ऐसा उसके भाले के भ्रूण के असली भाले के बल में बदल जाने के कारण हुआ था, जो कि संपूर्ण 4 ऋतुओं के क्षेत्र की उसकी समझ का परिणाम था। लेकिन उसने इस बारे में ज्यादा सोचने में समय नहीं लगाया। जैसा कि अपेक्षित था, यह क्षेत्र भी एक और निरोधक क्षेत्र था, लेकिन यह वायु तत्व पर केंद्रित था। इस भाले की चोटी और इसके आधार बने कई भालों की शैली तेज थी। युद्ध में हवा के प्रवाह को नियंत्रित करने से अनगिनत काम किए जा सकते हैं, लेकिन लियोनेल के अनुसार इसका सबसे प्रभावी उपयोग गति को नियंत्रित करना होगा। प्रतिद्वंद्वी की पछली हवा को छीनकर उसे अपनी हवा में मिलाना। एक लंबी लड़ाई में इस क्षेत्र वाला व्यक्ति लगभग अजेय होगा। युद्ध के मैदान में ऐसे हथियार की मारक क्षमता निर्विवाद होगी। फिर भी लियोनेल को लगा कि यह भाला उसके दिव्य कवच के साथ भी ठीक से नहीं चलेगा। यह तो कहना ही क्या कि उसके पास पवन तत्व का आकर्षण नहीं था। इस तरह की संयमित युद्ध शैली उस समय उसके अनुकूल नहीं थी। कहीं गहरे में वह कुछ और अधिक विनाशकारी चाहता था, कुछ ऐसा जिससे वह सचमुच मुक्ति पा सके। हालांकि लियोनेल को जो भी भाला मिला वह एक ही कहानी कहता प्रतीत हुआ। एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, एक जल क्षेत्र, एक बेल क्षेत्र। लियोनेल स्पीयर डोमेन में ऐसे घूम रहा था मानो वह उसका अपना आंगन हो। वह पूरी तरह भूल गया था कि इस दुनिया में एक कदम भी उसे अंदर तक खोखला कर देता है। अब वह एक शिखर से दूसरे शिखर तक भटक रहा था और उसे कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो उसके काम आ सके। अब तक लियोनेल ने 1 दर्जन से अधिक अर्धकांस्य चोटियों पर विजय प्राप्त कर ली थी, लेकिन उसे वह कुछ भी नहीं मिला जो वह चाहता था। सच तो यह था कि स्पीयर डोमेन में ऐसे खजानों की संख्या लगभग अनंत थी। घंटों चलने के बाद भी, यहां तक कि सभी बुनियादी भालों को नजरअंदाज करने के बाद भी, लियोनेल अभी तक उनके अंत के करीब नहीं पहुंचा था। लियोनेल का मानना था कि अर्धकांस्य चोटियां आसानी से दसियों हजार होंगी। अर्धकांस्य चोटियां तो दूर, अर्धरजत चोटियां और उसके आगे भी शायद उतनी ही होंगी। इस खजाने में ऐसे भालों को ऐसे रखा गया था मानो वे बहुत ही कम हों। और वास्तव में वे थे। कम से कम यहां तो थे ही। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि लियोनेल ने उन्हें हल्के में लिया। अर्धरजत। लियोनेल ने दूर की ओर देखा। अपनी आत्मिक शक्ति के तीसरे आयाम में पहुंचने से पहले ही उसने एक अर्धकांस्य भाला पकड़ लिया था। अब जब वह अपनी आत्मिक शक्ति के साथ चौथे आयाम के शिखर पर पहुंच गया है, तो क्यों न 5वें आयाम के हथियार के लिए प्रयास किया जाए। लियोनेल धीमे कदमों से लुढ़कती पहाड़ियों को पार करते हुए आगे बढ़ा। उसके चारों ओर भालों का कब्रिस्तान इस समय विशेष रूप से शांत हो गया था।
शायद स्पीयर डोमेन के निर्माता ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि तीसरे आयाम का कोई व्यक्ति उनकी दुनिया में इस तरह से घूमने की हिम्मत करेगा। हालांकि अतीत की तुलना में यह नहीं कहा जा सकता कि लियोनेल अभी भी अयोग्य था। ये याद रखना जरूरी था कि मन की शक्ति भाले के क्षेत्र में यात्रा करने का केवल एक पहलू थी। सबसे महत्वपूर्ण कारक निश्चित रूप से भाले की समझ थी। लियोनेल जब पहली बार यहां आया था तब उसने मुश्किल से भाला बल का गठन किया था। ये तथ्य कि वह एक कदम भी चल पाता था इस बात का प्रमाण था कि उसका मन कितना प्रबल था। लेकिन अब लियोनेल ने 4 ऋतुओं के क्षेत्र को पूरी तरह समझ लिया था। हालांकि यह भाले के लिए पूरी तरह से अनुकूल नहीं था, फिर भी यह कहा जा सकता था कि भाला और बाकी सभी हथियार इसके लिए पूरी तरह से अनुकूल थे। इस समझ और लियोनेल के मजबूत दिमाग के मेल ने आगे का सफर आश्चर्यजनक रूप से आसान बना दिया। जब सफर मुश्किल होने लगा तब भी लियोनेल के चारों ओर एक तेज भाला शक्ति प्रकट हुई जिसने उसके आसपास मौजूद भालों को चीर डाला। हवा में ब्लेडों की टकराहट गूंज रही थी, लेकिन लियोनेल के कदम नहीं रुके। अब तक उसके आसपास के भाले पूरी तरह से बदल चुके थे। लकड़ी के और आधे टूटे हुए भाले अपनी ही तरह की शान से बजने लगे थे। दरअसल वे तेजी से निचले काले स्तरों से ऊपर उठे, टियर 5, टियर 6 और टियर 7 से आगे निकल गए। जब लियोनेल क्वासी सिल्वर चोटियों की सीमा तक पहुंचा तो वहां चारों ओर कांस्य ग्रेड भालों के अलावा कुछ भी नहीं था, जिनमें से प्रत्येक उसके चेन भाले से भी अधिक स्पष्ट आभा बिखेर रहा था। यही सच्चा 5वां आयाम है, लियोनेल ने सोचा कि उसने पहले ये कहाँ महसूस किया था। तभी उसके दिमाग में एक विशाल उड़ते हुए जहाज का विचार कौंधा जो पृथ्वी की वास्तविकता की तह को चीरता हुआ निकल रहा था। तो यही वह 5वें आयाम में था, लेकिन दबा हुआ। लियोनेल ने अपना सिर हिलाया, वह अभी भी ऐसी चीजों के बारे में सोचना नहीं चाहता था। वह इन भालों की आभा में मग्न था, फिर भी उसे यह एहसास नहीं था कि उसके सामने कितना बड़ा खजाना है। जहां तक लियोनेल का सवाल है, अपने दिव्य कवच को पूरा करने के बाद अब उसके पास कांस्य खजाने को तैयार करने का कौशल था। उसे केवल ऐसा करने के लिए सामग्री की आवश्यकता थी। हालांकि उसके लिए भी अर्ध चांदी का खजाना बहुत दूर था। उसके पास न तो किसी जोन से उसे हासिल करने के लिए जरूरी ताकत थी, न ही उसे गढ़ने का हुनर। लियोनेल की आंखों में बस एक चांदी जैसी रोशनी दिखाई दे रही थी जो स्पीयर पीक के ऊपर ऊंची खड़ी थी। लेकिन क्वासी ब्रॉन्ज पीक्स की घुमावदार पहाड़ियों के विपरीत यह एक छोटा सा पहाड़ लग रहा था जो 100 मीटर से भी ऊंचा था। लियोनेल की निगाहें चमक उठीं। आखिरकार उसे कुछ और मिल गया था जिसमें वह खुद को झोंक सकता था।